नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। कपकोट पहुंचे सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया निरीक्षण, प्रभावितों से जाना हालचाल, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, अधिकारियों को भी दिए लापरवाही न बरतने के निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चला ब्राह्मण कार्ड, 2027 से पहले हरदा का दिखा ब्राह्मण प्रेम, ब्राह्मण वोटर्स को साधने का होगा प्रयास, सवाल क्या उत्तराखंड में बदलेंगे समीकरण। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 9 साल तक जीएसटी से जनता की जेब पर डाला डाका, हिमालय राज्यों पर नहीं पड़ेगा फर्क। और उत्तराखंड पुलिस अपराधियों पर तेजी से कसेगी शिकंजा, नई तकनीक से होगी अपराधियों की पहचान, आईरिस को स्कैन कर मिलेगी क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में चयनित 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी युवा शिक्षक नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विभागीय योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं बागेश्वर के कपकोट पहुंचे सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उन्हें हर संभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई लापरवाही न बरती जाए, हर प्रभावित परिवार तक जल्द से जल्द राहत सामग्री जरूर पहुंचे। वहीं रुद्रप्रयाग की आपदा प्रभावित क्षेत्र छेनागाड़ में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ के साथ ही तमाम एजेंसियां लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग को सुचारू करने के लिए जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें लगातार काम कर रही है। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्र में जेसीबी मशीन ग्राउंड पर पहुंच गई है और लगातार मशीन के जरिए जो है मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन जरूरी मशीनों का पहुंचना अभी थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि जो रास्ते हैं वो बाधित है। ऐसे में लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल बाधाएं आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। हरदा ने ब्राह्मण प्रेम दिखाते हुए कांग्रेस से छिटककर बीजेपी की तरफ गए ब्राह्मण वोटर्स को वापस पार्टी की तरफ लाने का आह्वान किया ताकि कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी हो सके। रिपोर्ट देखिए। हरदा ने चला ब्राह्मण कार्ड, 2027 से पहले हरदा का दिखा ब्राह्मण प्रेम, ब्राह्मण वोटर्स को वापस लाने की कोशिश में हरदा, क्या उत्तराखंड में बदलेंगे समीकरण। उत्तराखंड की सत्ता में फिर से वापसी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्राह्मण कार्ड चल दिया है। हरीश रावत ने चिंता जताई है कि जो ब्राह्मण वोटर्स पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे वो छिटककर बीजेपी के पास चले गए हैं, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ है, लेकिन अब ब्राह्मण वोटर्स को फिर से कांग्रेस की तरफ लाना होगा। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस और ब्राह्मण का स्वभाव एक जैसा रहा है। कांग्रेस और ब्राह्मणों का स्वभाव एक और यही कारण है कि कांग्रेस भी कमजोर हुई जब तो जो है जो ब्राह्मणिकल स्वभाव था, जो सबको एकजुट रखता था, सहिष्णुता और सद्भावना फैलाता था, वो आवाज भी कमजोर हुई है और उसका परिणाम दोनों को राजनीतिक रूप से भी देखना पड़ रहा है और देश को भी भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की आज़ादी से लेकर के यहाँ तक इस देश को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत भूमिका रही, लेकिन अब जो शक्तियाँ आ रही हैं, जो नया उभार है हमारे वर्षों की दास्ता, गुलामी, सामाजिक असहिष्णुता आदि के जो लोग शिकार हुए हैं, उन वर्गों को भी आगे लेकर के समेटना है।
उत्तराखंड में 2017 और 2022 में कांग्रेस को मिली बड़ी हार और बीजेपी को प्रचंड जीत के केंद्र में हरदा की चिंता का मुख्य कारक यही ब्राह्मण फैक्टर माना जा रहा है। 2 मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दिया जाए तो बाकी पर्वतीय जिलों की बात करें तो इनमें 70 में से 50 विधानसभा सीटें हैं। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीट है, उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीट है। इन दोनों जिलों की कुल 20 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें कांग्रेस के पास है। 9 जिलों की सीटों पर चुनाव के गणित को ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता सीधे प्रभावित करते हैं। इन दोनों समुदायों की पूरे प्रदेश में कुल औसत भागीदारी 60% है, तो 9 जिलों में ये बढ़कर 65 से 70% हो जाती है। मौजूदा समय में बीजेपी के 47 और कांग्रेस के 20 विधायक हैं, जबकि बसपा का 1 और 2 विधायक निर्दलीय हैं। हरदा का ब्राह्मण प्रेम देखकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जब उत्तराखंड को भी जातियों में बांट रहे हैं तो फिर अलग प्रदेश बनाने का क्या औचित्य था। उत्तराखंड को भी अगर हम गढ़वाल, कुमाऊं, ब्राह्मण, ठाकुर, शेड्यूल कास्ट, जौनसार इसमें बांटेंगे तो फिर उत्तराखंड बनाने का औचित्य क्या रहा। और हरीश रावत जैसे सीनियर नेता, मैं कह सकता हूं कि अगर सीनियरिटी में लेंगे और जनप्रतिनिधि रूप में लेंगे तो सबसे सीनियर इस समय उत्तराखंड में हरीश रावत उस गिनती में आते हैं। अब वो इतनी छोटी बात करेंगे, इतनी ऊंची बात करेंगे, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। क्या कांग्रेस सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रह गई है क्या कांग्रेस में ठाकुरों का विश्वास नहीं रहा, या कांग्रेस सिर्फ कुमाऊं तक सीमित रह गई, गढ़वाल के लोगों का विश्वास नहीं रहा, या जौनसार जहां से अपना जिला पंचायत का वो उपाध्यक्ष बनाकर लाए हैं और वहाँ पर उनके पास प्रीतम सिंह जैसे लीडर हैं, तो क्या उनके होते हुए उनको ब्राह्मणों पर निर्भर होना पड़ रहा है क्या। हरीश रावत के बयान पर सियासी जानकारों का मानना है कि राजपूत मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ तो मजबूत हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी पकड़ बहुत ढीली नहीं होने दी। वहीं ब्राह्मण मतदाता बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए, जिसका फायदा बीजेपी को होता आया। अब यही गणित हरीश रावत भी बैठा रहे हैं। तभी कांग्रेस से छिटककर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए ब्राह्मण वोटर्स को फिर से कांग्रेस की तरफ लाने की बात हरदा कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या इसमें पार्टी सफल हो पाती है या फिर नहीं। हो पाएगी। क्या उत्तराखंड में फिर से ब्राह्मण वोटर्स कांग्रेस को सपोर्ट कर पाएंगे? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि 8 से 9 साल में केंद्र सरकार ने जीएसटी के माध्यम से जनता की जेब पर डाका डाला है। अब जीएसटी स्लैब में कुछ बदलाव हुए हैं तो उससे भी हिमालय राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले ही जीएसटी 1.0 की वजह से काफी घाटे में है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार से मांग की है कि पीएम मोदी की जीएसटी काउंसलिंग की तारीख से पहले ये बताया जाए कि उत्तराखंड को जीएसटी से कितना घाटा हुआ है। वन ने छोटे राज्यों की, खासतौर से जो हिमालय राज्य हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, और जीएसटी 2 ने जो छोटे राज्य हैं उनकी गर्दन ही मरोड़ दी। जो टैक्स ऑटोनॉमी स्टेट्स की रही है, उस टैक्स ऑटोनॉमी को पूरी तरह सेंट्रलाइज कर दिया, टैक्स ऑटोनॉमी पूरी तरह ख़त्म कर दी। अब राज्य सरकारों के पास अपनी शराब या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई टैक्स लगाने का जरिया मोटा नहीं बचा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में ही नहीं जाते, क्योंकि वो कोई चीज़ में मोदी जी का और अमित शाह का विरोध नहीं कर सकते, वो तो केवल यसमैन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल की एक बैठक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बुलाया जाए, 9 हिमालय राज्यों के प्रतिनिधियों को वहां बुलाया जाए, और वो प्रतिनिधि ये बताएं कि हिमालय राज्यों में, उच्च हिमालय राज्यों में किस तरीके की दिक्कत है, किस तरीके की परेशानी को हम सामना कर रहे हैं। हमारी आर्थिकी को सुधारने के लिए हमारी आमदनी कैसे बढ़े और हम अपने जो खर्चे उनको मीट आउट कर सकें, उसके लिए जरूरी है। अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है। अभी तक सिर्फ व्यवस्था ये थी कि अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, लेकिन अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आईरिस को भी स्कैन कर सैंपल लिया जा रहा है। क्रिमिनल्स को पकड़ने में ये व्यवस्था कैसे मददगार साबित होगी, आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अपराधियों पर और तेजी से कसेगा शिकंजा।
नई तकनीक से होगी अपराधियों की पहचान। आइरिस को स्कैन कर मिलेगी क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री। अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर नाफिज यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है। अभी तक इस व्यवस्था में अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, लेकिन अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आइरिस को भी स्कैन कर सैंपल लिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नाफिज एक फिंगरप्रिंट डेटाबेस है। अपराधियों की डिजिटल डेटा सुरक्षित करने में मदद करता है। देश भर में एक प्लेटफॉर्म में ये इकट्ठा होता है, जिससे अपराधियों की पहचान करने में आसानी होती है। किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी होने के बाद इस ऐप की मदद से संबंधित व्यक्ति के फिंगरप्रिंट को अपने केंद्रीय सर्वर पर रिकॉर्ड करता है। आइरिस स्कैनिंग के बाद इस डेटाबेस को और ज्यादा उपयोगी और मजबूत बनाएगा। भविष्य में किसी भी अपराध के खुलासे के लिए पुलिस नाफिज का इस्तेमाल करके अपराधी की पहचान कर सकती है। एक क्लिक पर अपराधी का सारा आपराधिक इतिहास सामने आ जाएगा। इस तरह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अपराधों का खुलासा करने में पुलिस को मदद मिलेगी। पहले एक जिले में एक ही जगह ये व्यवस्था रहती थी, लेकिन अब जहाँ जहाँ कोर्ट बनी है वहीं पर ये व्यवस्था की जा रही है। पहले देहरादून जिले के पास एसएसपी कार्यालय में नाफिज का सिस्टम लगा था। डेटाबेस तैयार करने के लिए एसएसपी कार्यालय के पास बने कोर्ट में आरोपी को पेश कर दिया जाता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को सुलभ और मजबूत करने के लिए ऋषिकेश और विकास नगर में भी सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे विकास नगर में पकड़े गए अपराधी का डेटाबेस तैयार कर विकास नगर कोर्ट और ऋषिकेश क्षेत्र में गिरफ्तार आरोपी का डेटाबेस तैयार कर ऋषिकेश कोर्ट में पेश किया जा सके। इसी तरह से राज्य के अन्य जिलों में भी व्यवस्था बनाई जा रही है। आखिर इस नई तकनीक से क्या फायदा होगा, बताते हैं आपको। अपराधियों की पहचान में आसानी होगी, गिरफ्तारी और साक्ष्य में मदद मिलेगी, अलग अलग राज्यों के बीच आपराधिक रिकॉर्ड का मिलान होगा, अंतर्राज्यीय अपराधों को सुलझाना आसान होगा, जांच में मदद मिलेगी, समय भी बचेगा। कि भारत सरकार की मुहिम है, इसमें जो हमारा पोर्टल चल रहा है इसमें नाफिस नाम से, इसमें जो है सभी जो अपराधी हीनियस ऑफेंसेस में अरेस्ट होते हैं या जो ऐसे अपराधी हैं जो 7 साल की सज़ा वाले हैं, इनका मैंडेटरी रूप से हम इनका फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा रखते हैं, जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी है उनके तहत रखा जाता है। और भविष्य में अगर कहीं कोई आपराधिक घटना होती है तो जिससे कि अगर उनसे मैच करने के लिए, चूँकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर कहीं हमें फिंगरप्रिंट ऐसे मिलते हैं किसी घटनास्थल पर और वो कहीं मैच करते हैं तो अपराधी का तत्काल पता चल जाता है, जो पूर्व के जैसे कहते हैं चोरी या अन्य वारदातों में रहते हैं। आइरिस का डेटा रखने से भी कल जो सिस्टम है उसमें कहीं अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके आइरिस से मैच कराकर हम देख सकते हैं कि वो पूर्व में कहीं भी अगर पकड़ा गया, और ये डेटा ऑल ओवर इंडिया मैच करेगा, तो इसलिए बहुत अच्छी पहल है और जिसमें डेटा लाखों की संख्या में सुरक्षित हो रहा है पूरे देश भर में। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि क्रिमिनल्स को जब हम पकड़ते हैं उसका आपराधिक इतिहास जानना हो या कहीं चांस प्रिंट या कुछ हमें ऐसे फोरेंसिक एविडेंस मिलते हैं तो उसके आधार पर पूरे देश भर का जो डेटा कंपाइल हो रहा है उसमें मैच करने में हमें आसानी होगी। समय के साथ साथ पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है और जिस तरह से अपराधियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने के लिए दायरा बढ़ाया जा रहा है, जाहिर तौर पर पुलिस के लिए कारगर साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। दिनेशपुर में विधायक अरविंद पांडे ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही सीएससी सेंटर में जाकर स्थानीय लोगों को नागरिकता के लिए फॉर्म भरने के भी निर्देश दिए हैं। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू करने का काम किया, जिसकी वजह से एक उम्मीद जग गई है कि जो हमारे बंगाली भाई हैं, जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश से यहाँ धर्म के आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ और जो हिंदुस्तान में आए, अब उनको किसी अन्य देश में नहीं जाना पड़ेगा, उनको नहीं जान गंवानी पड़ेगी। और धर्म के आधार पर चाहे बंगाली हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, जब उनका उत्पीड़न होगा तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको हिंदुस्तान नागरिकता देगा। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में उत्तराखंड कप स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में पहले दिन स्पीड और लीड क्लाइंबिंग की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें 97 प्रतिभागियों ने 3 श्रेणी सीनियर, अंडर 15 और अंडर 13 में प्रतिभाग किया और अपनी कौशल का प्रदर्शन दिखाया है। दीवारों पर चढ़ाई के दौरान प्रतिभागियों के उत्साह, हौसले और खेल भावना ने दर्शकों को रोमांचित किया। ये जो कंपटीशन है ये रैंकिंग सिस्टम में आता है। अगर कोई क्रीड़ापटु अगर वो चाहते हैं कि
अगले साल इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे तो उनका रैंकिंग सिस्टम में उनका रैंकिंग टॉप 5 में होना चाहिए या टॉप 4 में। तो इसीलिए उस रैंकिंग सिस्टम में ये जो कंपटीशन है वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए ज़्यादा इसका अहमियत है और इम्पोर्टेंस इस कंपटीशन का यही चीज़ है कि रैंकिंग सिस्टम में आ रहा है। अल्मोड़ा में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी हरभजन सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी बागेश्वर के रहने वाले हैं और रुद्रपुर में स्मैक सप्लाई किया करते थे। रानीखेत पुलिस और एसओजी की टीम के संयुक्त अभियान के दौरान स्कूटी सवार 2 व्यक्तियों से लगभग 16 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एक के पास से 8 ग्राम से कुछ अधिक और एक के पास से 8 ग्राम से थोड़ी कम स्मैक बरामद हुई है। ये दोनों मुलजिम बागेश्वर जनपद के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि रुद्रपुर के किसी व्यक्ति से ये लेकर आ रहे थे। इसमें सुसंगत धाराओं में कोतवाली रानीखेत में अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 3 के सभासद और वार्ड नंबर 6 के पूर्व सभासद ने बोर्ड लगाने को लेकर विवाद किया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने थाने का रुख किया और एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। मौजूदा सभासद नारायण मंडल ने बताया कि वो सरकारी भूमि पर निर्वाचित सभासद होने के नाते अपना बोर्ड लगा रहे थे। उधर पूर्व सभासद ने बोर्ड उनकी जमीन पर लगाने के निर्देश दिए थे और इसी को लेकर विवाद हुआ है। कल यहाँ पे नगर पंचायत की बोर्ड लग रही थी। यहाँ पे जो सभासदों का जो बोर्ड आया है 9 वार्ड में 9 बोर्ड आया है यहाँ पे, तो बोर्ड लग रहा था यहाँ पे। ये सरकारी जमीन पे यहाँ पे बोर्ड लग रहा है। ये निवासी वार्ड नंबर 4 आशुतोष राय और उनकी पत्नी लक्ष्मी राय, ये दोनों जने आए बिना कुछ पूछे गाली गलौज करते हुए मुझे माँ बहन की गाली दे रहे थे। फिर उनके वाइफ जो है मुझे मारने जा रहे थे कि तू यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा सकता है। मैंने उनको बताया कि क्या दिक्कत है, आप बताइए, मैं सरकारी जमीन पे बोर्ड लगा रहा हूँ, आपको दिक्कत क्या है। वो बिना कुछ सोचे समझे मतलब इतना गाली गलौज करने लगे कि मतलब माँ बहन के नाम से तुझे ये कर दूंगा, तेरे इधर घुसेड़ दूंगा, उधर घुसेड़ दूंगा बोर्ड। क्या है बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरा बोर्ड लगाना है। मैंने कहा क्यों लगा रहे हो? इधर उधर पानी का उधर वो लगा रखा है, आपने मशीन लगा रखा है चेयरमैन साहब ने, उसके सामने ही लगा दो बोर्ड। हाँ, किसी के सामने आप बोर्ड लगा रहे हो तो ये बाद में हमारे लिए दिक्कत बन जाएगी। और वो भाई बोर्ड अपना व्यक्तिगत बोर्ड सभासद का बोर्ड लगा रहे थे वो, तो हमने उसे मना किया तो मुझे उल्टा पुल्टा ऐसा गंदा गाली दिया। तो वो सुनने लायक नहीं है कि हम करके दिखाएंगे, तुम्हारा ये जो जगह है हम पटवारी लाके नाप लाएंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कपकोट पहुंचे सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का किया निरीक्षण, प्रभावितों से जाना हालचाल, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, अधिकारियों को भी दिए लापरवाही न बरतने के निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चला ब्राह्मण कार्ड, 2027 से पहले हरदा का दिखा ब्राह्मण प्रेम, ब्राह्मण वोटर्स को साधने का होगा प्रयास, सवाल क्या उत्तराखंड में बदलेंगे समीकरण। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा 9 साल तक जीएसटी से जनता की जेब पर डाला डाका, हिमालय राज्यों पर नहीं पड़ेगा फर्क। और उत्तराखंड पुलिस अपराधियों पर तेजी से कसेगी शिकंजा, नई तकनीक से होगी अपराधियों की पहचान, आईरिस को स्कैन कर मिलेगी क्रिमिनल की पूरी हिस्ट्री।